का वक्त था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली की कड़क के साथ तेज बारिश हो रही थी। हवा इतनी तेज थी कि घर के दरवाजे और खिड़कियां बज रहे थे। काजी तैमूर अपने कमरे में बैठे एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे। वो अपनी मुताले में इतने मगन थे कि उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। तभी अचानक उनके घर के मुख्य दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इतनी रात गए और वो भी ऐसे खराब मौसम में दस्तक की आवाज सुनकर काजी साहब चौंक गए। उन्होंने किताब बंद की और अपने नौकर को आवाज दी, लेकिन शायद बारिश की शोर की वजह से नौकर तक आवाज नहीं पहुंची। काजी साहब खुद उठे और लालटेन हाथ में लेकर दरवाजे की तरफ बढ़े। उनके दिल में ख्याल आया कि शायद कोई मुसीबत का मारा मदद के लिए आया होगा, क्योंकि ऐसे तूफान में कोई शौक से घर से बाहर नहीं निकलता। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने एक साए को खड़ा पाया। अंधेरे और बारिश की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो कोई औरत थी जो पूरी तरह भीगी हुई थी और ठंड से कांप रही थी। काजी साहब ने नरमी से पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात गए इस तूफान में मेरे दरवाजे पर क्यों आई हो? उस औरत की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके लहजे में एक अजीब सी मजबूती थी। उसने कहा, काजी साहब, मैं एक बहुत बड़े गुनाहगार की बेटी हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे पूरा करने के लिए मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। अगर आपने दरवाजा बंद कर दिया तो शायद कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगी। ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। काजी तैमूर, जो एक बहुत सुलझे हुए इंसान थे, उस औरत की बात सुनकर रुक गए। उन्होंने महसूस किया कि ये कोई मामूली मांगने वाली नहीं है। उन्होंने उसे अंदर आने का इशारा किया। वो औरत अंदर दाखिल हुई, लेकिन वो वहीं दरवाजे के पास खड़ी रही, आगे नहीं बढ़ी। काजी साहब ने कहा, बेटी तुम परेशान ना हो, पहले थोड़ा सुकून से बैठ जाओ, फिर मुझे बताओ कि माजरा क्या है। तुम किस गुनाहगार की बात कर रही हो? उस औरत ने सर झुकाए हुए जवाब दिया, काजी साहब, मेरा नाम जैनब है और मैं शहर के उस बदनाम चोर की बेटी हूँ जिसे लोग साया के नाम से जानते थे। मेरे वालिद का असली नाम दिलावर था, लेकिन उनकी चोरी की महारत और चालाकी की वजह से लोग उन्हें साया कहते थे, क्योंकि वो साये की तरह आते थे और कीमती सामान लेकर गायब हो जाते थे। साया का नाम सुनते ही काजी तैमूर के चेहरे पर संजीदगी छा गई। दिलावर उर्फ साया बगदाद का वो चोर था जिसे शाही सिपाही बरसों से तलाश कर रहे थे, लेकिन वो कभी किसी के हाथ नहीं आया था। उसकी चोरियों के किस्से पूरे शहर में मशहूर थे। काजी साहब ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, तो तुम दिलावर की बेटी हो, लेकिन वो अब कहाँ है और तुम मेरे पास क्यों आई हो? जैनब ने अपनी भीगी हुई चादर को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, जी काजी साहब, मेरे वालिद का कल रात इंतकाल हो गया है। वो अपनी आखिरी सांसों में बहुत तकलीफ में थे। पूरी जिंदगी उन्होंने लोगों का माल लूटा, अमीरों की तिजोरियां खाली की और कभी पकड़े नहीं गए। लेकिन जब मौत का फरिश्ता सामने आया तो उनकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। मरते वक्त उनकी आंखों में जो खौफ था वो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो बार बार यही कह रहे थे कि मुझ पर बोझ है, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब माफी मांगने का वक्त निकल चुका था। काजी साहब खामोशी से उसकी बात सुन रहे थे। जैनब की आवाज में जो दर्द और पछतावा था वो उनके दिल को छू रहा था। जैनब ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, काजी साहब, मेरे वालिद ने मरने से पहले मुझे एक संदूक की चाबी और एक डायरी दी थी। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि उनके मरने के बाद मैं वो सारा माल जो उन्होंने पूरी जिंदगी चोरी करके जमा किया है उसे उन लोगों तक वापस पहुंचा दूं जिनका वो हक है। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा न हुआ तो उनकी रूह को कभी सुकून नहीं मिलेगा और वो कयामत तक अजाब में रहेंगे। काजी साहब हैरान रह गए। एक चोर जिसने पूरी जिंदगी गुनाह किए, वो मरते वक्त तौबा की फिक्र में था। उन्होंने पूछा, तो तुम वो सारा चोरी का माल वापस करना चाहती हो? जी काजी साहब, जैनब ने रोते हुए कहा, लेकिन मैं एक अकेली जान हूँ। मुझे नहीं पता कि वो सामान किन किन लोगों का है, सिवाय उस डायरी के जो वालिद ने छोड़ी है। और मुझे डर है कि अगर मैं खुद वो सामान लेकर लोगों के पास गई तो वो मुझे पकड़वा देंगे या शायद मुझे मार डालेंगे। लोग ये नहीं देखेंगे कि मैं उनकी अमानत वापस करने आई हूँ, वो बस ये देखेंगे कि मैं एक चोर की बेटी हूँ। इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आप शहर के काजी हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं और आपकी बात मानते हैं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं अपने वालिद के गुनाहों का बोझ कुछ कम कर सकूंगी। काजी तैमूर ने कुछ देर सोचा। ये मामला बहुत नाजुक था। चोरी का माल बरामद करना और फिर उसे चुपचाप मालिकों तक पहुंचाना, ये कोई आसान काम नहीं था। इसमें कानूनी पेचीदगियां भी थीं और खतरे
खतरा भी। अगर बादशाह को पता चलता कि मशहूर चोर का खजाना मिल गया है, तो वो सारा माल शाही खजाने में जमा करवा सकता था और असल मालिकों को कुछ न मिलता। लेकिन काजी साहब अल्लाह से डरने वाले इंसान थे। उन्होंने सोचा कि अगर एक बेटी अपने बाप की आखिरत संवारने के लिए इतनी बड़ी हिम्मत कर रही है, तो एक काजी होने के नाते उनका भी फर्ज बनता है कि वो इंसाफ का साथ दें। काजी साहब ने ज़ैनब की तरफ देखा और कहा, बेटी, तुमने बहुत बड़ा और नेक फैसला किया है। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में ये बात डाली है, तो यकीनन वो इसमें मदद भी करेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बताओ, वो माल कहाँ है और वो डायरी कहाँ है? ज़ैनब ने अपनी चादर के नीचे से एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी निकाली और काजी साहब के हाथ में रख दी। उसके बाद उसने एक भारी चाबी भी उनके सामने रख दी। काजी साहब, ये डायरी है जिसमें वालिद ने हर उस चोरी का हिसाब लिखा है जो उन्होंने पिछले 20 सालों में की। इसमें तारीख, जगह और उस सामान की तफसील लिखी है। और ये चाबी हमारे घर के नीचे बने उस खुफिया तहखाने की है जहां वो सारा माल छुपा हुआ है। वहां इतना सोना, चांदी और जवाहरात है कि शायद कई पीढ़ियां बैठकर खा सकें, लेकिन हमारे लिए वो आग के अंगारे हैं। काजी तैमूर ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर जो लिखा था उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें लिखा था, हीरों का हार, चोरी की तारीख, 12 रजब, मालिक, शाही वजीर की बेगम। काजी साहब ने पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर शहर के सबसे बड़े सौदागर का नाम था। उसके बाद एक नामी गिरामी हकीम का। जैसे जैसे वो पन्ने पलटते गए, उनके माथे पर पसीना आता गया। दिलावर ने तो शहर के किसी भी ताकतवर इंसान को नहीं छोड़ा था। काजी साहब ने डायरी बंद की और गंभीर लहजे में बोले, ज़ैनब, ये काम बहुत मुश्किल और खतरनाक है। इस डायरी में ऐसे ऐसे लोगों के नाम हैं जो अगर जान गए कि चोरी करने वाला कौन था, तो वो तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। हमें बहुत एहतियात से कदम उठाना होगा। ज़ैनब ने मजबूती से कहा, काजी साहब, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मुझे बस इस बात की फिक्र है कि मेरे वालिद को कब्र में अजाब न हो। आप जो भी तरीका बताएंगे, मैं करने को तैयार हूँ। काजी साहब ने कहा, ठीक है, आज रात तुम यहीं मेरे घर के मेहमान खाने में रुक जाओ। इस वक्त वापस जाना खतरे से खाली नहीं। कल सुबह फज्र की नमाज के बाद हम तुम्हारे घर चलेंगे और उस तहखाने का जायजा लेंगे। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि वहां आखिर कितना माल है और उसे किस तरह तरतीब दिया जा सकता है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें बगदाद की इमारतों को रोशन कर रही थीं, काजी तैमूर और ज़ैनब शहर के उस पुराने और वीरान हिस्से की तरफ चल पड़े जहां दिलावर का घर था। रास्ता संकरा और कीचड़ से भरा हुआ था। लोग अभी सोकर उठ रहे थे, इसीलिए गलियों में सन्नाटा था। दिलावर का घर बाहर से एक खंडहर जैसा लगता था। टूटी हुई दीवारें और वीरान दरवाजा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस टूटे हुए मकान के नीचे बेपनाह दौलत छुपी हो सकती है। ज़ैनब ने दरवाजा खोला और काजी साहब को अंदर ले गई। घर के अंदर भी धूल और जाले थे। वो एक कमरे के कोने में गई और वहां से एक पुराना कालीन हटाया। नीचे फर्श पर लकड़ी का एक भारी दरवाजा था। ज़ैनब ने काजी साहब की दी हुई मदद से वो भारी दरवाजा उठाया। नीचे अंधेरा था और सीढ़ियां नीचे जा रही थी। एक अजीब सी नमी और बंद कमरे की बू ऊपर आई। ज़ैनब ने एक मशाल जलाई और काजी साहब को लेकर नीचे उतरने लगी। जैसे ही वो लोग तहखाने में पहुंचे और ज़ैनब ने मशाल की रोशनी चारों तरफ फैलाई, काजी तैमूर के मुंह से बेसाख्ता या अल्लाह निकल गया। सामने का मंजर किसी तिलिस्मी कहानी जैसा था। कमरे में संदूक के संदूक भरे पड़े थे। कुछ संदूक खुले थे जिनमें से सोने के सिक्के और जेवरात झांक रहे थे। दीवार के साथ कीमती तलवारें और ढालें रखी हुई थीं जिन पर नगीने जड़े थे। रेशमी कपड़ों के थान, चांदी के बर्तन और न जाने क्या क्या बेशकीमती सामान वहां मौजूद था। ये सिर्फ चोरी का माल नहीं था, ये एक बादशाह के खजाने जैसा लग रहा था। काजी साहब ने हैरत से कहा, इतना माल! दिलावर ने तो वाकई हद कर दी थी। ये सब जमा करके उसने क्या पाया? आखिर में खाली हाथ ही गया ना। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे। उसने एक संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा, काजी साहब, देखिए, ये वो हीरों का हार है जिसका जिक्र डायरी के पहले पन्ने पर था। और वो देखिए, वो सोने की मूर्ति जो शहर के सबसे बड़े मंदिर से चुराई गई थी। काजी साहब ने करीब जाकर चीजों को देखा। हर चीज के साथ एक छोटी सी पर्ची बंधी हुई थी जिस पर एक नंबर लिखा था जो डायरी के नंबर से मेल खाता था। दिलावर चोर जरूर था, लेकिन अपने हिसाब किताब में बहुत पक्का था। काजी साहब ने डायरी को दोबारा खोला
और पहले नाम पर उंगली रखी। हमें काम शुरू करना होगा ज़ैनब, लेकिन हमें एक तरकीब लगानी होगी। हम ये नहीं कह सकते कि ये माल दिलावर चोर ने चुराया था, वरना लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएंगे। हम इसे गुमशुदा अमानत का नाम देंगे। मैं ऐलान करवाऊंगा कि मुझे कुछ लावारिस माल मिला है, और जो कोई भी अपनी चीज की सही निशानी बताएगा वो उसे ले जाए। लेकिन तभी काजी साहब की नजर डायरी के आखिरी पन्ने पर पड़ी, जहां कुछ अलग लिखा था। वहां किसी सामान का जिक्र नहीं था, बल्कि लाल स्याही से एक अजीब सी बात लिखी थी। उसमें लिखा था, ये आखिरी चोरी जो मैंने कभी नहीं की, लेकिन जिसका इल्जाम मुझ पर लगा। अगर मेरी बेटी कभी ये डायरी पढ़े, तहखाने की उत्तरी दीवार के पीछे एक राज दफन है। वो राज अगर खुल गया तो बगदाद की हुकूमत हिल जाएगी। काजी साहब ने वो लाइन 2 बार पढ़ी। उनके माथे पर शिकन आ गई। उन्होंने ज़ैनब की तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने ये आखिरी पन्ना पढ़ा है? ज़ैनब ने नामे सर हिलाया। नहीं काजी साहब, मैंने सिर्फ शुरू के पन्ने देखे थे, जहां सामान की लिस्ट थी। क्या लिखा है वहां? काजी साहब ने डायरी बंद कर दी। उनके चेहरे पर अब फिक्र के गहरे साए थे। मामला सिर्फ चोरी के माल को वापस करने का नहीं रहा था, अब बात उससे कहीं आगे निकल चुकी थी। दिलावर चोर ने जाते जाते एक ऐसी पहेली छोड़ दी थी जो शायद उनकी और ज़ैनब की जान को खतरे में डाल सकती थी। कुछ खास नहीं, काजी साहब ने बात टालते हुए कहा, लेकिन उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ज़ैनब, उत्तरी दीवार कौन सी है? ज़ैनब ने सामने की दीवार की तरफ इशारा किया, जो बिल्कुल सपाट और पत्थर की बनी थी। वो वाली दीवार काजी साहब। काजी साहब उस दीवार के पास गए। उन्होंने गौर से देखा। पत्थरों के बीच में एक पत्थर थोड़ा अलग रंग का लग रहा था। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उस पत्थर को छूना चाहा, लेकिन फिर रुक गए। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। चोरों की दुनिया के अपने उसूल होते हैं और अपने जाल। ज़ैनब, काजी साहब ने मुड़कर कहा, आज हम सिर्फ सामान की लिस्ट बनाएंगे। इस दीवार को हम बाद में देखेंगे। मुझे लगता है कि तुम्हारा बाप अपने पीछे दौलत के अलावा भी कुछ छोड़ गया है, जो शायद दौलत से ज्यादा भारी है। ज़ैनब कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने काजी साहब पर भरोसा किया। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काजी साहब का ध्यान बार बार उस उत्तरी दीवार की तरफ जा रहा था। उन्हें क्या पता था कि उस दीवार के पीछे जो राज छुपा है, वो उन्हें एक ऐसी मुसीबत में डालने वाला है, जहां काजी का इंसाफ और चोर की चालाकी दोनों का इम्तिहान होने वाला था। कहानी अभी शुरू हुई थी और बगदाद की गलियों में एक नया तूफान आने वाला था। काजी तैमूर और ज़ैनब ने उस तहखाने में घंटों गुजार दिए। दोनों के हाथ धूल से अटे हुए थे और माथे पर पसीना था, लेकिन उन्होंने एक एक करके कीमती सामान की एक फहरिस्त तैयार कर ली थी। ज़ैनब की डायरी ने इस काम को काफी आसान कर दिया था, क्योंकि दिलावर ने हर चीज के आगे उसका वजन और मालिक का नाम साफ साफ लिखा था। लेकिन काजी साहब का ध्यान अभी भी उस उत्तरी दीवार पर अटका हुआ था, जिसके पीछे कोई गहरा राज दफन था। जब सामान की गिनती पूरी हो गई तो काजी साहब ने डायरी बंद की और एक गहरी सांस ली। उन्होंने ज़ैनब की तरफ देखा और कहा, बेटी, हमने सामान तो गिन लिया है। इसमें इतना सोना और चांदी है कि अगर हम इसे खुलेआम बांटने निकलें तो पूरा शहर जमा हो जाएगा। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ दौलत लुटाना नहीं, बल्कि उसे सही हकदारों तक पहुंचाना है, और ये काम हमें बहुत होशियारी से करना होगा। ज़ैनब ने पूछा, काजी साहब, हम शुरुआत कैसे करेंगे? मेरे वालिद ने जिन लोगों का माल चुराया, उनमें बहुत से अमीर और ताकतवर लोग हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं दिलावर की बेटी हूं, तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। काजी साहब ने तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम एक तरकीब लगाएंगे। मैं शहर की जामा मस्जिद में ऐलान करवाऊंगा कि मुझे कुछ लावारिस माल मिला है। जो लोग अपनी चीजों की सही निशानी बताएंगे, उन्हें उनका माल वापस मिल जाएगा। लेकिन हम सबसे पहले उन गरीब और मजबूर लोगों का हक अदा करेंगे, जिनका सब कुछ लुट गया था। अमीरों के पास और भी दौलत है, लेकिन गरीबों की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। ज़ैनब ने हामी भरी। काजी साहब ने डायरी के पन्ने पलटे और एक नाम पर उंगली रखी। ये देखो, करीम चाचा। ये एक गरीब मोची था। दिलावर ने इसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी, जो सिर्फ 50 सोने के सिक्के थे, वो चुरा ली थी। डायरी में लिखा है कि करीम ने वो पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए थे। चोरी के बाद उसकी बेटी की शादी टूट गई और वो बीमार रहने लगा। हम सबसे पहले करीम का हक अदा करेंगे। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक छोटी थैली उठाई और काजी साहब के हाथ में दे दी। ये लीजिए काजी साहब, इसमें 50 सिक्के हैं।
आप इसे आज ही करीम चाचा तक पहुंचा दें। काजी साहब ने वो थैली अपनी जेब में रख ली, लेकिन जाने से पहले वो फिर से उस उत्तरी दीवार के पास जा खड़े हुए। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। दिलावर जैसा शातिर चोर अगर कोई राज छोड़कर गया है तो वो मामूली नहीं हो सकता। जैनब, काजी साहब ने दीवार पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारे वालिद ने डायरी में लिखा था कि इस दीवार के पीछे कुछ है। क्या तुम्हें याद है बचपन में कभी उन्होंने किसी खास पत्थर या निशान का जिक्र किया हो? जैनब ने कुछ देर सोचा, फिर अचानक उसे कुछ याद आया। काजी साहब, जब मैं छोटी थी तो वालिद अक्सर इस दीवार के पास बैठकर अपनी तलवार की धार तेज किया करते थे। वो हमेशा एक ही पत्थर पर अपनी तलवार रगड़ते थे, जो जमीन से थोड़ा ऊपर दाईं तरफ है। काजी साहब की नजरें उस तरफ घूमी। वाकई दाईं तरफ एक पत्थर ऐसा था जो बाकी पत्थरों से थोड़ा ज्यादा चिकना और घिसा हुआ लग रहा था। काजी साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर उस पत्थर को जोर से दबाया। पत्थर के दबते ही दीवार के अंदर से एक हल्की सी कट की आवाज आई। काजी साहब और जैनब पीछे हट गए। देखते ही देखते दीवार का एक छोटा हिस्सा अपनी जगह से खिसक गया और वहां एक छोटा सा खुफिया खाना नजर आने लगा। काजी साहब ने आगे बढ़कर उस खुफिया खाने में हाथ डाला। वहां कोई सोना या जेवरात नहीं थे, बल्कि एक लोहे का छोटा संदूक रखा था जिस पर शाही मुहर लगी हुई थी। शाही मुहर? काजी साहब के मुंह से निकला। ये तो बादशाह सलामत की खास निशानी है। दिलावर के पास ये क्या कर रही है? उन्होंने संदूक को बाहर निकाला। वो संदूक भारी नहीं था, लेकिन जो चीज उसके अंदर थी उसकी अहमियत शायद पूरे खजाने से ज्यादा थी। काजी साहब ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर पीले रंग के कुछ पुराने कागज रखे थे जो शाही फरमान जैसे लग रहे थे। काजी साहब ने एक कागज उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ते गए उनके चेहरे का रंग उड़ता गया। उनकी पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। जैनब, जो खामोशी से उन्हें देख रही थी, घबरा गई। क्या हुआ काजी साहब, इसमें क्या लिखा है? जैनब ने डरते हुए पूछा। काजी साहब ने कागज को तुरंत मोड़ा और उसे वापस संदूक में रखकर अपनी बगल में दबा लिया। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता आ गई थी। जैनब, तुम्हारे वालिद सिर्फ चोर नहीं थे, वो अनजाने में एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बन गए थे। इन कागजों में वो राज है जो वजीर आजम की गर्दन कटवा सकता है और शायद बादशाह की भी। जैनब का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब ये, काजी साहब ने समझाते हुए कहा, कि वजीर आजम ने पड़ोसी मुल्क के बादशाह के साथ मिलकर बगदाद पर हमला करने और तख्ता पलटने की साजिश रची थी। ये वो खत हैं जो वजीर ने दुश्मन देश के सिपह सालार को लिखे थे। दिलावर ने शायद चोरी के इरादे से वजीर के महल में हाथ साफ किया होगा और गलती से जेवरात के साथ ये संदूक भी उठा लाया होगा। इसी वजह से वजीर के सिपाही पागलों की तरह दिलावर को ढूंढ रहे थे। वो सोना नहीं ढूंढ रहे थे, वो अपनी मौत का परवाना ढूंढ रहे थे। अब काजी साहब को समझ आ गया था कि दिलावर ने डायरी में आखिरी चोरी जो मैंने नहीं की क्यों लिखा था। उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाया गया होगा ताकि उसे पकड़कर मारा जा सके, जबकि उसने असल में गद्दारों का पर्दाफाश करने वाला सबूत चुराया था। अब हमें और भी ज्यादा एहतियात बरतनी होगी, काजी साहब ने संदूक को अपनी चोंगे के अंदर छुपाते हुए कहा। अगर वजीर को पता चल गया कि ये सबूत मेरे पास है तो वो हम दोनों को खत्म कर देगा। इस राज को अभी राज ही रहने दो। पहले हम करीम मोची का काम निपटाते हैं। दुआ करो कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे। काजी साहब और जैनब तहखाने से बाहर निकले और सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। काजी साहब ने जैनब को ताकीद की कि वो घर के अंदर ही रहे और किसी के लिए दरवाजा न खोले। काजी साहब वहां से सीधे शहर के गरीब इलाके की तरफ चल पड़े। उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। एक तरफ एक चोर की बेटी की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ पूरी सल्तनत की सुरक्षा का सवाल था। वो सोचते हुए करीम मोची की झोपड़ी के पास पहुंचे। करीम अपनी झोपड़ी के बाहर उदास बैठा पुराने जूते टांग रहा था। उसकी हालत देखकर ही पता चलता था कि गरीबी और गम ने उसे तोड़ दिया है। काजी साहब ने पास जाकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, करीम ने कमजोर आवाज में जवाब दिया। काजी साहब, आप यहाँ गरीब खाने पर? काजी साहब उसके पास बैठ गए और वो थैली निकालकर उसके सामने रख दी। करीम भाई, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। मुझे किसी के जरिए पता चला है कि तुम्हारा कुछ नुकसान हुआ था। ये वो रकम है जो तुम्हारी चोरी हुई थी। इसे अल्लाह की तरफ से अमानत समझकर रख लो। करीम ने कांपते हाथों से थैली खोली और सोने के सिक्के देखकर उसकी चीख निकल गई।
वो काजी साहब के पैरों में गिर पड़ा। काजी साहब, आपने मुझे नई जिंदगी दे दी, मेरी बेटी की शादी अब हो सकेगी। अल्लाह आपको दोनों जहां की खुशियां दे। काजी साहब ने उसे उठाया और गले लगाया। शुक्रिया अदा करना है तो अल्लाह का करो और उस इंसान के लिए दुआएं मगफिरत करना जिसके जरिए ये वापस आया है। करीम की दुआएं लेते हुए काजी साहब वहां से निकले। उनके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। एक बोझ हल्का हुआ था, लेकिन अभी तो ये शुरुआत थी। जैसे ही काजी साहब वापस अपने घर की तरफ मुड़े, उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो रुके और पीछे मुड़कर देखा। भीड़ भाड़ वाले बाजार में सब कुछ मामूली लग रहा था, लेकिन काजी साहब का दिमाग कह रहा था कि खतरा करीब है। वो तेज कदमों से चलते हुए एक गली में मुड़े, तभी अचानक सामने से दो नकाबपोश आदमी आ गए। उनके हाथों में खंजर थे और आंखों में खून सवार था। काजी तैमूर, उनमें से एक ने भारी आवाज में कहा, वजीर साहब ने सलाम भेजा है और पूछा है कि आज सुबह तुम दिलावर चोर के खंडर में क्या कर रहे थे। काजी साहब का दिल धक से रह गया। इसका मतलब वजीर के जासूसों ने उन्हें देख लिया था। काजी साहब ने अपने आप को पुरसुकून रखा और दबदबे से बोले, मैं काजी हूँ, शहर के हर कोने में जाना मेरा काम है। वजीर साहब से कहना कि अगर उन्हें मुझसे कुछ पूछना है तो अदालत में आए, यूं गली कूचों में गुंडों को न भेजें। दूसरा नकाबपोश हंसा, अदालत तब लगेगी जब काजी जिंदा रहेगा। जो चीज तुम वहां से लाए हो वो चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना आज का सूरज डूबने से पहले तुम्हारी लाश इस नाले में मिलेगी। काजी साहब ने अपनी आस्तीन में छुपाए उस संदूक को कसकर पकड़ लिया। वो खाली हाथ थे और सामने दो मुसल्लह कातिल थे, लेकिन वो जानते थे कि अगर ये सबूत वजीर के हाथ लग गया तो बगदाद तबाह हो जाएगा। तभी पास की छत से एक साया कूदा और बिजली की तेजी से दोनों नकाब पोशों के बीच में आ गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उस शख्स ने एक नकाब पोश के हाथ पर वार करके उसका खंजर गिरा दिया। काजी साहब हैरान रह गए। ये नया शख्स कौन था? क्या जैनब ने किसी को भेजा था या ये कोई और ही कहानी थी? वो शख्स जिसने चेहरे पर काला कपड़ा बांध रखा था चिल्लाया, काजी साहब भागिए, मैं इन्हें रोकता हूँ। काजी साहब को वो आवाज जानी पहचानी लगी, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। वो वहां से दौड़ पड़े। उनके पीछे तलवारों के टकराने की आवाजें आ रही थीं। अब खेल शुरू हो चुका था। चोर का खजाना, वजीर की नमक हरामी और एक अनजान मददगार। काजी तैमूर एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जहां से निकलना आसान नहीं था। काजी तैमूर अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। उनके हाथ में वो संदूक मजबूती से भींचा हुआ था जिसमें वजीर की गद्दारी के सबूत थे। उनके पीछे तलवारों के टकराने की आवाजें अब धीमी हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि वो अनजान मददगार उन गुंडों को रोकने में कामयाब हो गया था। काजी साहब हांफते हुए एक पुरानी मस्जिद के चबूतरे पर रुके और सांस लेने की कोशिश करने लगे। उनका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। वो चौकन्ने हो गए और संदूक को अपनी चादर में और कसकर लपेट लिया। लेकिन जैसे ही वो साया रोशनी में आया, काजी साहब ने राहत की सांस ली। ये वही नकाब पोश था जिसने उनकी जान बचाई थी। उस शख्स ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। वो एक नौजवान था। चेहरे पर कुछ पुराने जख्मों के निशान थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। काजी साहब ने पूछा, तुम कौन हो नौजवान, और तुमने मेरी मदद क्यों की? नौजवान ने झुककर सलाम किया और बोला, काजी साहब, मेरा नाम जुनैद है। मैं कभी दिलावर उस्ताद यानी उस चोर का शागिर्द हुआ करता था। उन्होंने मुझे बचपन में सड़कों से उठाया था और चोरी करना सिखाया था, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे बुरी तरह पीटा और अपने गिरोह से निकाल दिया। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन बाद में समझ आया कि वो नहीं चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह एक मुजरिम बनूं। उन्होंने मुझे जबरदस्ती एक मदरसे में काम पर लगवा दिया था। आज मैं जो भी इज्जत की रोटी खा रहा हूं, उन्हीं की बदौलत है। जब मैंने आपको दिलावर उस्ताद के खंडहर से निकलते और वजीर के आदमियों को आपका पीछा करते देखा, तो समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। काजी साहब ने जुनैद के कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह ने तुम्हें सही वक्त पर भेजा है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। वजीर के आदमी हर जगह फैले होंगे। हमें फौरन जैनब को वहां से निकालना होगा। अगर वजीर को पता चल गया कि दिलावर की बेटी जिंदा है और वो खजाना वहां है, तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। जुनैद ने कहा, आप सही कह रहे हैं। खंडहर के पीछे एक खुफिया रास्ता है जो शहर के बाहर निकलता है। मैं जैनब को जानता हूं, वो मेरी बहन जैसी है। हमें जल्दी करनी होगी। दोनों तेजी से खंडहर की तरफ भागे।
जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि खंडहर के बाहर कुछ मशालें जल रही थीं। वजीर के सिपाही वहां पहुंच चुके थे। काजी साहब और जुनैद एक दीवार की ओट में छुप गए। या अल्लाह, अब क्या होगा? काजी साहब ने धीरे से कहा। अगर वो अंदर चले गए तो जैनब पकड़ी जाएगी। जुनैद ने खंडहर की दीवार की तरफ इशारा किया। काजी साहब, वो सामने जो टूटी हुई खिड़की है वो सीधे तहखाने के ऊपर वाले कमरे में खुलती है। मैं वहां से अंदर जाऊंगा और जैनब को पिछले रास्ते से बाहर निकालूंगा। आप शाही महल के रास्ते पर मेरा इंतजार करें। ये सबूत बादशाह तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। काजी साहब ने मना करना चाहा, लेकिन वक्त कम था। उन्होंने संदूक जुनैद के हवाले करना चाहा, लेकिन जुनैद ने मना कर दिया। ये आपके पास ही महफूज है। आप काजी हैं, बादशाह आपकी बात सुनेंगे। मेरी हैसियत एक पूर्व चोर